स्टूडेंट अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया गया है, उसका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, स्टिल दे वांट टू परस्यू देयर स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। उसने 10th करी थी अपनी, उसके बाद उसने 12th ना करते हुए उसने 3 साल का डिप्लोमा करा। तो सर जैसा अपना एक स्टूडेंट अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया गया है, सैयद हुसैन, उसका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो प्रोफाइल को अगर हम कंसिडर करके ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं उस स्टूडेंट को, तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके प्रोफाइल भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं, स्टिल दे वांट टू परस्यू देयर स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो अपन कैसे उस केस को एक बार डिस्कस कर सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को भी हमारे कुछ आइडिया मिल सके कि वो कैसे वो प्रोफाइल अपना बिल्ड करें, कैसे उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसके बेसिस पे वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। डेफिनेटली उसका अगर अपन बात करें सैयद मोहम्मद की, तो उसका थोड़ा नहीं, प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टिल एनी हाउ अपन ने उसको सब कुछ फंड्स भी उसके करे मैनेज और डॉक्यूमेंट्स भी उसके करे और उसको इजीली अपन ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। उसका प्रोफाइल मैं आपको जिसका बताता हूँ कैसे था कि उसने 10th करी थी अपनी, उसके बाद उसने 12th ना करते हुए उसने 3 साल का डिप्लोमा करा। उसके बाद उसने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी इंडिया के अंदर। उसके बाद वो जॉब करने के लिए चला गया सऊदी के अंदर। तो बहुत ही वियर्ड प्रोफाइल था और उसके बीच में थोड़ा उसका गैप भी था। अपन ने पर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अरेंज करवाया, उसके बाद उसको मास्टर्स इन IT सिविल के लिए अंदर अपन ने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। तो सर 12th की जगह पे डिप्लोमा कंसिडर हो जाता है? हाँ, 12th की जगह उसने 3 साल का डिप्लोमा करा है, तो वो इक्विवेलेंट 12th के जितना ही होता है, तो उसको अपन कंसिडर करते हैं। तो जैसे आपने सऊदी में बताया मुझे कि उसका प्रोफाइल सऊदी का था, गैप जस्टिफिकेशन भी दिया, तो गैप्स में एज इन अपन ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके लगाए? अपन ने उसका वहाँ पे मेडिकल लगाया था, उसके बीच में उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो अपन ने जो गैप जस्टिफिकेशन था 1 साल का गैप था उसका, वहाँ पे अपन ने उसका मेडिकल लगाया। और बाकी उसका वर्क एक्सपीरियंस था, तो 3 साल का 4 साल का उसका अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस था, तो अपन ने गैप के अंदर वो शो करा है उसके। तो वर्क एक्सपीरियंस जब अपन ने शो किया सऊदी का, राइट, सऊदी में तो अपन ITR वगैरह फिल नहीं करते हैं, तो फिर वो ITR जो अपन बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में ITR मैंडेटरी होता है, तो वो ITR अपन ने फिर कैसे दिखाया उनका? बिल्कुल आपने सही कहा कि ITR ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत मैंडेटरी होता है। अगर स्टूडेंट खुद जा रहा है तो वो खुद के ITR तो दिखाता नहीं है, वो तो अपन लेते भी नहीं है वैसे भी, तो उसके पेरेंट्स के अपन ITR दिखाते हैं। और इसमें बहुत ट्रिकी चीज़ ये है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, तो अपन ने उसके ब्रदर का ITR दिखाया था, तो उसके ब्रदर को स्पॉन्सर अपन ने रख के उसके ITR शो करके उसका आगे प्रोसेस करा। तो उनके ब्रदर यहाँ इंडिया में ही थे? यस, उनके ब्रदर इंडिया में थे, तो अपन ने सारे फंड्स वगैरह जो शो किए थे वो यहीं से शो किए थे। उसने खुद के पास जो सेविंग्स थी उसकी वो भी शो करी। इस तरह से अपन ने उसका प्रोसेस पूरा करा। तो इन टोटल अपन ने लिक्विड फंड्स दिखाए? यस, जो अपन ने जो उसका टोटल फंड दिखाया, उसके 2 साल की ट्यूशन फीस और लिविंग पूरा लिक्विड में दिखाया था। वरना अपन ऐसे दिखाते हैं कि अपन FDs दिखाते हैं, एजुकेशन लोन दिखाते हैं, वो सब ना करके अपन ने टोटल उसका जो जितना फंड्स उसका लगने वाला था पूरा लिक्विड में दिखाया है अपन ने। तो हमने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर की थी स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए अपन ने 3 यूनिवर्सिटी में किया था, फ्लिंडर्स में किया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किया था और सदर्न क्वींसलैंड में किया था। तो 3 यूनिवर्सिटी में अपन ने किया था। तीनों से उसका ऑफर आ गया था, बट उसकी प्रेफरेंस थी कि वो फ्लिंडर्स में जाना चाहता था क्योंकि वो रीजनल एरिया के अंदर है, तो अपन ने फ्लिंडर्स के अंदर उसका प्रोसेस किया था। तो जैसा सर स्टूडेंट्स का मेन क्राइटेरिया होता है कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए एंड उनका जो ट्यूशन फीस है वो कम हो जाए विद दैट स्कॉलरशिप, तो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी उसका प्रेफरेंस था, तो उसे स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी? डेफिनेटली उसको 20% की स्कॉलरशिप मिली थी। उसका ईयरली ट्यूशन फीस कुछ 44,000 था, तो आफ्टर 20% का डिडक्शन के बाद उसका कुछ अमाउंट स्पेसिफिक था, वो उसने उसको पे करना पड़ा था, तो वो पूरा अमाउंट उसने लिक्विड में ही शो करा था। तो लिविंग एंड ट्यूशन दोनों साल का मिला के एग्जैक्टली। तो उसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ही, तो उसे जैसे फ्लिंडर्स से जो ऑफर आया, जैसे मेन कंसर्न होता है अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कि ऑफर मैम हम अप्लाई कर देंगे, तो ऑफर कितने टाइम में आ जाएगा, कितने टाइम में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऑफर उसको कितने टाइम में मिला और ये प्रोसेस अपना जो कितना टोटल ड्यूरेशन काउंट किया इसमें अपन ने? जो मतलब मोहम्मद अजीजुल था वो जाना था उसको जुलाई इनटेक के लिए, तो अपन ने उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के अराउंड, ठीक है। तो उसको अपन यूनिवर्सिटी में तीनों यूनिवर्सिटी में अपन ने उसकी प्रोफाइल शो करी, तीनों से अपने को ऑफर मिल गया था। ऑफर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो अपने को 1 महीना लग गया था ऑफर आने में, ठीक है। तो जैन तक उसका ऑफर आ गया था। जैन के बाद अपन ने उसका GT आगे यूनिवर्सिटी को प्रोसेस करा, तो GT के अंदर अपने को 1 से 1.5 महीना लगा था उसका, क्योंकि उसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। ITR की उधर से भी प्रॉब्लम आ रहा था, उसके स्पॉन्सर्स की उधर से भी प्रॉब्लम आ रहा था, फंड्स की उधर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो 1 से 1.5 महीना उसकी GT वाले पार्ट के अंदर लग गया था अपने को। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चले तो उसका मार्च एंड तक उसका अपने पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। उसके बाद उसने अपन 3 दिन के अंदर अपन ने पेमेंट करा उसका,
सीओई आ गया अपने पास 3 दिन के अंदर, उसके बाद अप्रैल के अंदर अपन ने उसका वीज़ा फाइल कर दिया। ओके तो जैसे आपने बताया सीओई यहाँ इस स्टूडेंट का 3 दिन में ही आ गया था। तो अभी अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सीओई आने में भी डिले हो जाता है, लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी खिंच जाता है। तो वो रीज़न कुछ होता है इसके पीछे, सीओई के पीछे भी? सीओई के पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं, यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 1 हफ्ते लेती है। अगर किसी का सीओई अटक रहा है किसी भी कारण से, तो उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इशू है, यूनिवर्सिटी उस चक्कर में उसका सीओई रोक देती है। तो जो उनके कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर उनको बात करनी चाहिए कि मेरा सीओई किस वजह से रुका है। ओके तो मोस्टली रुकता नहीं है सीओई, विद इन 1 वीक आ जाता है सीओई यूनिवर्सिटी से। तो जैसे अपना ये जो प्रोसेस हुआ, सीओई आया, पेमेंट कर दिया सीओई आने के बाद में, और फिर सीओई आने के बाद में वीज़ा अप्लाई कर दिया हमने। वीज़ा आने में स्टूडेंट का कितना टाइम प्रोसेस हो गया? अकॉर्डिंग टू जीटी नॉर्म्स अपन 4 to 45 डेज लेके चलते हैं, बट लकीली अपना 18 डेज के अंदर सैयद का अपने पास वीज़ा आ गया था। वीज़ा आ गया था। यस। वेरी नाइस। सो अभी जैसे अगर स्टूडेंट कंसर्न लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों के एक ये भी डाउट होता है कि वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट हो जाएगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो व्हाट ऑल आर द कंडीशंस जो जिस बेसिस पे ये वीज़ा जो डिसीजन है हमारा वो भी ग्रांट होता है? देखिए, वीज़ा को अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यूनिवर्सिटी मतलब वीज़ा कमीशन जो चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो अपन सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने सब कुछ चेक हो जाता है। तो ऐसे जब अपन कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो उसकी वजह के बेसिस के ऊपर एक तो वीज़ा के रिजेक्शन आते हैं। सेकंड रिजेक्शन आते हैं, उनको लगता है कि आपके इंटेंट्स आर नॉट क्लियर टू रिटर्न बैक टू होम कंट्री। दीज आर द रीज़न। अगर आपने कोई अमाउंट पर्टिकुलर जीटी में अमाउंट जैसे अपन 30 लाख रुपए शो करते हैं, ठीक है, अपन ने सीओई में पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद जो कुछ अमाउंट बचता है उसमें से अपन ने कुछ यूज़ कर लिया अमाउंट, और वीज़ा के टाइम पे अप्लाई करने के टाइम पे अपना वहाँ पे शॉर्टफॉल आ गया कोई अमाउंट का, तो उस कारण से भी वीज़ा रिजेक्शन आ जाते हैं। तो दीज आर द मेजर 3 रीजन जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन आते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स तो अपन ने ले लिए स्टूडेंट के, जो एक प्रोफाइल हमारे पास आता है तब से स्टूडेंट को जो वीज़ा ग्रांट होता है तब तक का। बट कई कबार क्या होता है कि वीज़ा हमारा स्टूडेंट को मिल रहा है जिस डेट को, और उससे कुछ टाइम बाद में ही स्टूडेंट का जो कोर्स कमेंसमेंट होना शुरू होता है। तो उसी में अगर हम ड्यूरेशन जो देखें तो उसमें स्टूडेंट को टिकट भी बुक करना है, एंड देन सारी चीज़ें उसको रखनी है, अपनी चीज़ें पैक करना है, सब कुछ करना है। तो वो जो प्रोसेस है उस बीच में अगर हम देखें कि स्टूडेंट ने वीज़ा अपना जो मिल गया उसको, उस वीज़ा के बाद में अगर कोर्स कमेंसमेंट तक के ड्यूरेशन जो बीच में है, स्टूडेंट कितना टाइम पहले जा सकता है या उसे जाना चाहिए वहाँ? जाना चाहिए तो बच्चा चाहे जब चाह सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोर्स जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तो हम लेके चलते हैं कि अपन 5 to 6 मंथ पहले अपन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अपने पास इनफ टाइम रहे सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और आप बात करो कि कितने टाइम पहले जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मिनिमम की क्राइटेरिया है कि अगर कोर्स कमेंट आपका 1 जुलाई से हो रहा है तो आपको उसी दिन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास 2 महीने पहले वीज़ा आ गया, 2 महीने पहले भी जा सकते हो। तो ये ओरिएंटेशन वाला क्या सिनेरियो रहता है? ओरिएंटेशन जब आपका कोर्स कमेंसमेंट होने वाला होता है उसके 1 वीक पहले आपका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में आपको पहुंचना मैंडेटरी होता है, तो आप 1 दिन पहले ओरिएंटेशन, जैसे आपका 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है तो आप 9 तारीख को या 8 तारीख को यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। उसके बाद आप ओरिएंटेशन अटेंड करो, उसके बाद आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं ओरिएंटेशन में स्टूडेंट को सारी चीज़ें बता दी जाती है, उसके कोर्स के बारे में कि आगे वो क्या पढ़ने वाला है, और इवन वहाँ पे उसके क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या राइट्स है उसके, वो सब कुछ उसको ओरिएंटेशन के अंदर बताया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन काइंड ऑफ ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस तो हो गया सर पूरा, जो हमने केस के अकॉर्डिंग भी देख लिया, और पर्टिकुलरली इन जनरल जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया स्टडीज़ के लिए जाना है, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब कि अगर स्टूडेंट हमारे पास में आया है तो आने से लेकर के जाने के बाद तक इवन हम लोग वो स्टूडेंट के साथ में पूरा रहते हैं। स्टूडेंट खुद भी हमको कॉल कर लेते हैं कि सर अब आगे बताइए अब और क्या ऑप्शन है मेरे लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसके बाद जॉब के लिए और क्या कर सकता हूँ, तो वो उस पर डिस्कशन चलता रहता है। हम स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। तो गाइडेंस तो मतलब अपने शुरू से लेके एंड तक क्या, मतलब कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया है तो भी।